अभियंता, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो सीधी भर्ती थी 2022, जिसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो अभी लेटेस्ट ही हुआ था, ठीक है, सितंबर 2022 के अंदर हुआ था। ज़्यादा पुराना पेपर नहीं, लगभग 6 से 8 महीने पुराना पेपर है। और इसमें शानदार राजस्थान जीके के 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 75 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से थे। देखते आज कितने अपन क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तो अपन इसको अगले पार्ट में ले लेंगे। पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं तो इसको आज ही अपन ख़त्म कर देंगे। कल गाइस की हमारी क्लास नहीं आई थी किसी कारण की वजह से, तो आज हम जो क्लास लेंगे थोड़ी लंबी क्लास लेंगे, जिससे कि जो भी पढ़ेंगे विस्तृत व्याख्या के साथ और नए नए फैक्टों के साथ। दूसरा, वैसे भी आपको पता है कि अब आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी हो उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वापस से आपको सारा नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सारे नए ज़िले आ गए। अब कौन सी झील कौन से ज़िले में है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की सीमा से टच होने वाले 5 ज़िले हो गए, पहले 4 थे, एक अनूपगढ़ आ गया अपना, ठीक है। इसके अलावा तो पहले सिवाना का किला बाड़मेर में था, अब सिवाना का किला कौन से में आ गया? बालोतरा में आ गया, ठीक है। पहले जैसलमेर झील का थी आपकी उदयपुर में थी, अब सलूम्बर में आ गई है। तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, यानी अब आपको राजस्थान जी के वापस से पढ़ना पड़ेगा। जिसकी बेहतरीन तैयारी है, जिसको अच्छे से याद था, उसको भी वापस से याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब सबके लिए बराबर हो जाएगा मामला, इसलिए अब की जो तैयारी है उसको अच्छी कर लो आप। जो भी आपके एग्ज़ाम्स है जिसके आप तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से आप निकाल सको। तो चलो शुरू करते, सीधा पहला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो इसका आज जो देखते कौन सा सही आंसर होगा, गोखरू, बलेवड़ा, सरपेच और जेला। तो देखो सरपेच जो है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरपेच जो है ये पगड़ी का आभूषण है। किसका आभूषण है भाई? पगड़ी का आपका आभूषण है, ठीक है। पगड़ी आया तो पगड़ी, सरपेच क्या होता है? सरपेच पगड़ी के ऊपर लगाए जाने वाला एक आभूषण होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो पगड़ी के बारे में आपको पहले ये चारों ऑप्शन क्लियर कर दें। गोखरू आपका कलाई में पहना जाता है, जबकि कोखरू मैंने पहले भी आपसे चर्चा करी थी, कोकरू आपका कान में पहना जाता है, गोखरू आपका कलाई में, बलेवड़ा आपका गले में पहना जाता है, ये पुरुषों का आभूषण है, जेला जो कि आपका कान में पहना जाता है। क्लियर हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं राजस्थान में पगड़ी के बारे में, ठीक है। देखो राजस्थान में पगड़ियों को साफा भी कहा जाता है, पाग भी कहा जाता है, पाग, पैंचा भी कहा जाता है, पैंचा, और फैटा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैटा। ये पगड़ियों के उपनाम है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? साफा, पाग, पैंचा और फैटा, ठीक है। इसके अलावा देखो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लड़ाई के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है ना। तो युद्ध के समय जो पहनी जाती है केसरिया पगड़ी, होली के समय फूल पत्ती वाली पगड़ी, विवाह उत्सव यानी शादी समारोह, शादी के टाइम जो कौन सी मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, शोक पर्व में आपकी सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है, मांगलिक अवसरों पर आपकी पीले रंग की पगड़ी पहनी जाती है, जबकि श्रावण मास में आपकी लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है, शुभ अवसर पर पंचरंगी, और दशहरे पर आपके मदील पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन से महाराजा द्वारा कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी। देखो उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के काल में उदयशाही पगड़ी पहनी जाती थी, अमर सिंह के काल में अमरशाही पगड़ी पहनी जाती थी, और अरी सिंह के काल, महाराणा अरी सिंह के काल में अरसी शाही पगड़ी पहनी जाती थी, और भीम सिंह के काल में भीमशाही, और स्वरूप सिंह के काल में स्वरूप शाही। बस इसमें से देखो एक टेढ़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बस ये एक जो पगड़ी है ना आपकी अरसी शाही, ये आपको याद रखनी है। सीधा सवाल बनेगा आपका, अरसी शाही जो पगड़ी पहनी जाती थी वो अरी सिंह के काल में पहनी जाती थी। बाकी सब नाम से है, जैसा राजा का नाम है वैसे पगड़ी का नाम, लेकिन एक चीज थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। अरी सिंह के काल में अरसी शाही पगड़ी पहनी जाती थी। इसके अलावा देखो मैं आपसे बात कर लूँ कि भाई सामंतों के द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती थी वो कौन से इलाके में पहनी जाती थी। देखो सबसे पहले आपकी चुंडावत शाही जो पगड़ी पहनी जाती है वो सलुम्बर और मेवाड़ में पहनी जाती थी। सलुम्बर आपका अब नया जिला भी बन गया, ठीक है। जसवंत शाही जो पगड़ी देवगढ़ में पहनी जाती थी, मंडप शाही आपकी उदयपुर में, मान शाही आपकी चित्तौड़गढ़ में, हमीर शाही आपकी बनेड़ा भीलवाड़ा में पहने जाने वाली सामंतों के द्वारा ये पगड़ियाँ थी। इसके अलावा देखो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखो साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है। पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। जबकि पगड़ी और साफे में अंतर क्या होता है सर, ये क्लियर कर दीजिए। तो देखो साफा जो होता है ना ऊपर से छज्जादार होता है, जबकि पगड़ी ऊपर से चपटी होती है, ये अंतर होता है, ठीक है। साफा जो होता है ऊपर से छज्जेदार होता है, पगड़ी ऊपर से चपटी होती है, ठीक है।
जैसे सरपेच पगड़ी का आभूषण है, इसी तरह एक रतन पेच ये भी आपका किसका पगड़ी का आभूषण है, जो कि ऊपर पगड़ी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है पछेड़ी। पछेड़ी क्या होता है, पगड़ी के ऊपर सुनहरे रंग का जो वस्त्र पहना जाता है उसे पछेड़ी कहते हैं। कौन सा पछेड़ी, ये वाला जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, पछेड़ी, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट तथ्यों की अगर बात कर ले, छापदार क्या होता था, तो मेवाड़ महाराणा के जो पगड़ी बांधने वाला जो व्यक्ति होता था उसे छापदार कहते थे। क्या कहते थे भाई, छापदार। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, याद रखना आपको, छापदार, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी पगड़ियों के बारे में जो तथ्य थे सारे मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, और रागमाला किसके द्वारा रची गई है ये आपको बताना, ठीक है। रागमाला किसके द्वारा रची गई है आपको बताना है। तो पुंडरीक विट्ठल, कुंभा, उस्ताद चांद खान और पंडित भावभट्ट। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पुंडरीक विट्ठल। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रागमाला किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये रागमाला जो लिखी गई है आपके पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा देखो मैं राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ या कृतियाँ हैं उनके और उनके लेखक के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो राज प्रकाश किसने लिखा, तो किशोर दास ने लिखा था। किसने, किशोर दास ने। संगत रासो आपका गिरधरासिया के द्वारा लिखा गया। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसके अलावा दसम भागवतरा दोहा पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया। राव अमर सिंह दोहा केशव दास के द्वारा लिखा गया। वीर भायण बादर डाडी के द्वारा लिखा गया। मीनात बारामासा जो है ये पलहन के द्वारा लिखा गया, जबकि मलय सुंदरी की कथा माणिक्य सुंदर के द्वारा लिखी गई। राग चंद्रिका जो आपका ग्रंथ है वो भट्ट द्वारका नाथ के द्वारा लिखा गया, ठीक है। सुरजन चरित्र की बात कर लो तो चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। इसके अलावा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः ये हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ, जबकि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये ग्रंथ भी हीरालाल शास्त्री का ही है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थानी जो शब्दकोश है ये सीताराम लालस के द्वारा लिखा गया। टाबरारी बाता ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखा गई। हंसावली असायत के द्वारा लिखी गई है। अमरसार पंडित जीवाधर का है, ठीक है। धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठिया का है, ठीक है। शब्द कन्हैयालाल सेठिया का, निर्ग्रंथ भी आपका कन्हैयालाल सेठिया का। इसके अलावा देखो अमर काव्य अमरदान लालस के द्वारा लिखा गया। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतंग के द्वारा लिखा गया। चरचरी किसने लिखा था, जीनदत्त सूरी के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ इंपॉर्टेंट तथ्यों की, तो देखो बुद्धि रासो जान कवि द्वारा लिखा गया। शत्रुसाल रासो डूंगरसी के द्वारा लिखा गया। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा। एक है आपका प्रबंध चिंतामणि जो कि मैंने आपको क्या बताया था, मरुतुंग। एक आपका है प्रबंध कोश जो कि राजशेखर के द्वारा लिखा गया। एक आपका है अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखा गया। एक अमरासार पंडित जीवाधर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, पंडित जीवाधर के द्वारा लिखा गया। एक आपका है राज विनोद, एक राज रत्नाकर। ये दोनों जो ग्रंथ है आपके भट्ट सदाशिव के हैं, ठीक है। भाषा भूषण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का, ठीक है। विरुद्ध छतरी आपका दुर्साहाडा का हो जाएगा। बातारी फुलवारी विजयदान देवता का जो कि 14 भागों में बटा हुआ। राणो रासो दयाराम यानी दयाल के द्वारा लिखा गया, जबकि डिंगल कोश जो है वो मुरारी दान के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो भी थे सारे ग्रंथ मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया, यानी बर्ली शिलालेख की ये बात कर रहा है कि कौन सी मतलब भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये किस में लिखा हुआ है आपको बताना है, यानी कौन सी में चिन्हित किया गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैं बता दूं ये ब्राह्मी पांडुलिपि में लिखा गया। कौन सी में, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पांडुलिपि में, तो ब्राह्मी पांडुलिपि में ये लिखा गया है। तो बर्ली शिलालेख के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। देखो ये सबसे पहले कि राजस्थान का सबसे प्राचीन, ठीक है, कब का है, 443 ईसा पूर्व का है। आपको याद रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। कहाँ मिला था, अजमेर के बडली गांव में प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है। जबकि मैं बात कर लूँ तो यह अशोक से भी पहले की ब्राह्मी लिपि का है। और मैं कुछ किंवदंती यानी आख्यानों की बात करता हूँ तो या पद्मसेन जो कि बरली का एक समृद्ध राजा था जिसने अजमेर की तलहटी में विद्मावती नगर इंद्रकोट बसाया था, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी माता के मंदिर के पास मिला, तो भिलोत माता के मंदिर के पास स्तंभ के टुकड़े प्राप्त हुए अपने को,
ठीक है। और ये राजस्थान का ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इंपॉर्टेंट तथ्य बता रहा हूँ, सवाल सीधा ये पूछा जाएगा कि राजस्थान का ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए बड़ली शिलालेख। सबसे पुराना तो है ही, ये तो पूछता ही है। इसके अलावा देखो तो ये जो अभिलेख है ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा भीलोद माता के मंदिर को में मिला था। इनकी खोज, इसकी जो खोज करी थी वो हीरानंद ओझा ने करी थी, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो कि वर्तमान में अजमेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। गधों का मेला लगता है, तो गधों का मेला कहाँ लगता है आपको बताना है। देखो राजस्थान में वैसे गधों के 2 मेले लगते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका लगता है लूणियावास, कौन सा, लूणियावास जयपुर। और दूसरा आपका लगता है सोरसेन बारा। कहाँ लगता है, सोरसेन बारा। राजस्थान में ये 2 गधे के मेले लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस है लूणियावास वाला जो मेला है ना गधों वाला, ये ज़्यादा फेमस है। तो इसकी चर्चा मैं करता हूँ आपको, ठीक है। और इसका जो उत्तर होगा अपना, पहला क्वेश्चन का उत्तर में देख लेते, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लूणियावास जयपुर में। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये लूणियावास जो पड़ता है आपके घोनेर रोड में, जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। या भावगढ़ बंदिया नाम का एक गांव है जहाँ पर कुमारों की कुल देवी खनखानी माता, कौन सी माता, देखो खनकानी माता, खनकानी माता के परिसर यानी मैदान के अंदर गधों का एक विचित्र प्रतिवर्ष लगने वाला मेला लगता है। इस मेला का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका में क्या होता है, जैसे गधों और खच्चरों की खरीद होती है, इसके अलावा घोड़ों की भी यहाँ खरीद होती है, ठीक है। और मेले की शुरुआत में गधों की बिक्री से होती है, लेकिन धीरे धीरे अन्य जानवर भी यहाँ आने लगते हैं। तो ये आपको याद रखना कि गधों का जो मेला लगता है तो आपके लूणियावास में लगता है, एक सोरसेन में लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो धौलपुर के सिक्के तमंचाशाही बिल्कुल सही सुमेलित है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। करौली के सिक्के माणकशाही बिल्कुल सही सुमेलित है। प्रतापगढ़ के सिक्के सालिमशाही बिल्कुल सही सुमेलित है। लेकिन भरतपुर के जो सिक्के मदनशाही सिक्के, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा मैं आपकी बात कर लूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका सालिमशाही जो सिक्का है ना, ये कहाँ का है, ठीक। सॉरी, मदनशाही जो सिक्का इसने पूछा ये कहाँ का है, तो आपका जो मदनशाही जो सिक्का है ना, ये झालावाड़ का है, भरतपुर का नहीं। कहाँ का है, झालावाड़ का है। अब मैं सिक्कों के बारे में आपको देखो थोड़ा विस्तृत से बताता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। देखो सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना न्यूमिसमैटिक्स। क्या कहलाता है, न्यूमिसमैटिक्स, ठीक है। याद रहेगा आपको कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिसमैटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं बात करता हूँ जो राजपुताने की रियासतों के सिक्कों के विषय पर सबसे पहले जो लिखा था, किसने लिखा था, तो केब नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1893, ठीक है, 1893 में एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना। वापस से बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जाएगा, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना नामक पुस्तक ली। इसमें सारे सिक्कों का आपको विस्तृत विवरण मिलता है। इसके अलावा देखो एक सिक्का होता है, आपको बता देता हूँ मैं, जैसे पहले आपने बार बार सभ्यता में देखा कि पंचमार्क, जैसे बेराट सभ्यता में मिले थे पंचमार्क सिक्के, रेड टॉक में मिले थे आहत सिक्के। ये होते क्या, इस किसे कहते हैं आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के, तो इसका देखो मैं कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देता हूँ। ऐसे सिक्के जिन पर किसी पशु या पक्षी, पेड़ या पौधे का चित्र ठप्पा लगाकर अंकित किया जाता है, उसे पंचमार्क और आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आपका, कोई दिक्कत। अब इसके अलावा देखो अपन सबसे पहले जो है ना पंचमार्क सिक्के का नाम किसने दिया था, तो ये आपको याद रखना, जेम्स प्रिंसेप ने दिया था 1835 में, ठीक है। इसके अलावा देखो गुरारा गांव सीकर के अंदर आपको 1744 पंचमार्क सिक्के मिले थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो रेड टोक में डॉक्टर केदारनाथ पुरी की देखरेख में किए गए उत्खनन भारत के प्राचीनतम सिक्के मिले, जो कि एक ही स्थान से मिले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान में कहाँ मौर्यकालीन यूनानी सिक्के मिले, तो एक तो आपका नलियासर सांबर, एक बेराट, एक नगरी, ठीक है। इन 3 सभ्यता से आपको मौर्यकालीन यूनानी सिक्के प्राप्त हुए।
इसके अलावा मैं बात कर लूँ सोने के सिक्के की बात कर लूँ तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के मिले थे कहाँ मिले थे, तो भारत में जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे किसने चलाए थे, तो विम कैडफिसेस ने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं और इम्पोर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चांदी के सिक्कों की बात करता हूँ। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जो शासकों ने चलाए थे वो सीथियन ने चलाए थे। किसने चलाए थे, सीथियन ने। जबकि रेड, विराटनगर और इंडो सीथियन के सिक्के मिले यहाँ पर। राजा के चेहरे पर अग्नि वेदिका से भद्दा रूप धारण कर लिया जिससे हमें गदिया सिक्का के नाम से जाना जाता है। और 1900 ईस्वी में ब्रिटिश काल में राजस्थान में चांदी के कलदार सिक्के प्रचलन में आए थे। ठीक है, जोधपुर की जो टकसाल थी ना वो चांदी के सिक्के के लिए विश्व प्रसिद्ध थी। अब मैं आपको बता देता हूँ जो कि जयपुर रियासत के सिक्कों के बारे में। देखो, झाड़साई सिक्का आपका जयपुर का प्रसिद्ध है, रसकपुर सिक्का आपका जयपुर का, हाली सिक्का आपका जयपुर का और मोहम्मद शाही सिक्का आपका जयपुर का हो जाएगा। नेक्स्ट में मेवाड़ रियासत की बात कर लेता हूँ। मेवाड़ रियासत के कौन कौन से सिक्के, तो देखो मेवाड़ में एक तो चांदी का आपका रूपक सिक्का चलता था। ठीक है, एक एलची सिक्का चलता था कि जो मुगलों का सिक्का था। एक किसका था, मुगलों का। मेवाड़ की जो स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बनाया जाता था। इसके अलावा तांबा का आपका ढींगला, भिलाड़ी, करसापण, त्रिशूलिया, ठीक है, ये सिक्के आपके चलते थे। इसके अलावा देखो एक सिक्का आपका है जो कि इंपॉर्टेंट है, दोस्ती लंदन सिक्के की बात करता हूं मैं। किस थी, दोस्ती लंदन। ये दोस्ती लंदन जो सिक्का है ना आपका, ये दोस्ती लंदन सिक्का आपका किसने चलाया था, मेवाड़ के जो महाराजा स्वरूप सिंह ने 2 सिक्कों के ऊपर दोस्ती लंदन लिखवाया था। सीधा एग्जाम में आएगा कि दोस्ती लंदन सिक्का किनके काल में प्रचलित था, या सिक्कों पे किसने लिखवाया था, तो स्वरूप सिंह ने लिखवाया था। इसके अलावा मेवाड़ के सिक्के की बात कर ले तो देखो मेवाड़ का एक सॉरी बीकानेर के सिक्के की, मेवाड़ का तो हो गया, बीकानेर के सिक्कों की अपन बात कर लेते हैं। तो बीकानेर का जो सिक्का फेमस है वो गजशाही सिक्का फेमस है। इसके अलावा देखो महाराजा जो गंगा सिंह थे ना, अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखवाया था। क्या लिखवाया था, विक्टोरिया इम्प्रेस, ये आपको याद रखना। इसके अलावा जोधपुर रियासतों के सिक्कों की बात कर ले अपन, विजय शाही, लल्लू शाही, गदिया, भीम शाही, डब्बू शाही, फदिया। अजमेर के जो चौहान थे उनके सिक्कों की मैं बात कर लूँ तो रूपक जो कि चांदी का होता था, दिनार जो कि सोने का होता था। इसके अलावा जो गुज्जर प्रत्यार के सिक्कों की मैं बात कर लूँ तो देखो वरा, द्रम और विशोपक, वरा, द्रम और विशोपक, ये जो सिक्के थे आपके गुज्जर प्रत्यार शासक के। ठीक है, इसके अलावा डूंगरपुर रियासत की बात कर लो तो उदयशाही सिक्का और सालमशाही सिक्का, ये उदयपुर, ये कौन से डूंगरपुर रियासत के थे, कौन सी रियासत के, डूंगरपुर रियासत के आपके सिक्के थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बांसवाड़ा में, लक्ष्मण शाही और सालिम शाही सिक्का बांसवाड़ा का हो जाएगा आपका। जबकि प्रतापगढ़ का आलम शाही और नया सालम शाही, ये प्रतापगढ़ का हो जाएगा। बूंदी के सिक्कों की बात कर लूँ तो मैं राम शाही, चेहरे शाही, कटार शाही और 11 सन्ना, ये आपका बूंदी का सिक्का था। कोटा के सिक्कों की बात कर लूँ तो मदन शाही और गुमान शाही हो जाएगा। झालावाड़ का आपका मदन शाही और पृथ्वी शाही हो जाएगा। ठीक है, मदन शाही सिक्का आपका झालावाड़ में भी चलता था और कोटा में भी चलता था। अलवर के सिक्कों की बात कर लो तो राव शाही और अक्के शाही। भरतपुर के सिक्के की बात कर लो तो शाह आलम सिक्का चलता था। भरतपुर में कौन सा चलता था, जो शाह आलम सिक्का। इसके अलावा जैसलमेर की बात कर लो तो आपका अक्के शाही, ठीक है, मोहम्मद शाही और डोडिया जो कि तांबे का सिक्का होता था, ये सिक्का आपके जैसलमेर रियासत में चलता था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये जो आपने सिक्के देख लिए, इसमें से आपका सिक्के से बनने वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा, पूरा मैंने विवरण आपको बता दिया, तो कोई भी तथ्य आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था, ये आपको बताना है कि खमनोर का युद्ध किसने कहा था। देखो, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने बिल्कुल नहीं कहा, बदायूनी ने बिल्कुल नहीं कहा, अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था भाई, खमनोर का युद्ध अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। देखो, हल्दी घाटी का युद्ध जो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, खमनोर का युद्ध ये अबुल फजल ने कहा था, और जबकि गोगुंदा का युद्ध ये बदायूनी ने कहा था, जो कि युद्ध में एकमात्र इतिहासकार जो कि उपस्थित था बदायूनी, ठीक है, उसने कहा था। ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ और तथ्यों की, तो देखो हल्दी घाटी के युद्ध की 2 तिथियां मानी जाती है। एक तो आपका 18 जून 1576, दूसरा आपका 21 जून 1576। कुछ इतिहासकार 18 जून को सही मानते हैं, कुछ इतिहासकार 21 जून को बिल्कुल सही मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, महाराणा प्रताप के जो सेनानायक थे ना, जिन्होंने युद्धों में भाग लिया था, एक तो आपका हकीम का सूरी, ये बार बार पूछा जाता, ठीक है, एक तो आपका हो गया हकीम का सूरी,
प्रमुख सेनानायक की बात कर रहा हूँ भाई, महाराणा प्रताप का प्रमुख सेनानायक कौन था? हकीम का सूरी। जबकि मुगल का जो सेनानायक था वो मानसिंह कच्छावा था। ठीक है। राणा प्रताप ने केंद्र किसे बनाया था? तो ढोल गांव था, उसको केंद्र बनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो प्रताप की सेना में कौन कौन थे? तो महाराणा प्रताप और इसके अलावा रामशाह तोमर और उसके तीनों पुत्र भी इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा भीमशाही डोडिया, सादड़ी के बीदा जाला और जाला मान सिंह, इसके अलावा सोनगरा मान सिंह, इसके अलावा रावत करसन सिंह चुंडावत, इसके अलावा रावत नैत सिंह, रावत सांगा राठौड़, रामदास बदनौर और मेरपुर का राणा पुंजा और सांगर देवातोत, पडिहार कल्याण, महासानी जंगतनाथ, पुरोहित गोपीनाथ और बछावत और जयमल मेहता, ये आपके महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुए थे। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ अकबर की सेना में। अकबर की सेना में जो शामिल थे, एक तो आपके आसफ खां, एक कमांडर मानसिंह कच्छावा, एक आपके जगन्नाथ कच्छावा, माधो सिंह कच्छावा, सैयद हासिम, सैयद राजू, मिहित्तर खां, राव लूणकरण, मुजाहिद बेग, गाजी खां बदख्शी, शेख ज़ादा सीकरी, बहलोल खान और राणा प्रताप के भाई जगमाल सिंह और शक्ति सिंह। और हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम हवाई था। इसके अलावा अन्य हाथियों के नाम जैसे लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज और रणमदार आदि हाथियों ने भी इसमें भाग लिया था। तो ये आपको याद रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी रणनीति मैंने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी, तो तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी ये आपको बताना। तो तुंगा की जो लड़ाई लड़ी गई थी 20 अगस्त 1786, 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1790, 30 अगस्त 1782। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी भाई? 28 जुलाई 1787 को तुंगा की लड़ाई लगी। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये तुंगा नामक जो स्थान पड़ता है ना, ये दौसा के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? दौसा में। ठीक है। दूसरा किसके मध्य हुआ था? ये सेनानायक महादेजी सिंधिया और जयपुर के जो शासक थे मराठा के, तो महादेजी सिंधिया थे और जयपुर के आपके प्रताप सिंह के बीच में तुंगा का युद्ध हुआ था। ठीक है। इसके अलावा देखो इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था ना, तो मराठा के जो सेनानायक थे उनको धन की इच्छा थी। ठीक है, धन की इच्छा थी। और जयपुर के जो शासक थे, ठीक है, 1786 में जयपुर ने मराठा को 63 लाख रुपए देने का वादा किया, मगर वे देना नहीं चाहते थे। इसलिए ये तुंगा का युद्ध आपका हुआ था। ठीक है, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और जयपुर के शासक प्रताप सिंह की विजय हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो 12 कोटड़ी के नाम से जो प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आमेर। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 12 कोटड़ी प्रणाली का जो शुरुआत की थी वो किसने करी थी? तो ये प्रणाली जो बनाई गई थी पृथ्वीराज कच्छावा के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? पृथ्वीराज कच्छावा के द्वारा बनाई गई थी, आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर दूं, देखो इस व्यवस्था के तहत जो पृथ्वीराज कच्छावा थे वो आमेर को 12 भागों में विभाजित कर दिया था। क्यों किया था इस विभाजन में? क्योंकि उनके थे 12 पुत्र और वो आमेर को 12 भागों में बांटना चाहते थे अपने 12 पुत्रों में बराबर बराबर। तो इसीलिए उन्होंने 12 भागों में बांटा, जिसके कारण ये 12 कोटड़ी प्रणाली कहलाई थी। ठीक है, समझ में आ गया आपका? बिल्कुल क्लियर हो गया। और यही पृथ्वीराज कच्छावा जो कि खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, राजस्थान में रायका जाति किस व्यवसाय से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो राजस्थान के अंदर जो रायका जाति है ना, वो परंपरागत ऊंट पालन। कौन सा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परंपरागत ऊंट पालन वो पोषण करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रायका जो जाति है आपके कहाँ क्या काम करती थी? ऊंट पालन का काम करती है। देखो इसके बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। तो इसके बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो आपकी रायका जाति इसे रेबारी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेबारी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, देखो ये मुख्यतः देखो कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में आपके पाली, सिरोही और जालोर जिलों के अंदर ये रेबारी है जो देवासी के नाम से जाने जाते हैं। जबकि उत्तरी राजस्थान में जयपुर और जोधपुर के संभाग में इन्हें रायका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ये उत्तर भारत की एक बहुत प्राचीन जनजाति है। मुख्य रूप से ये जाति रेबारी, रायका और गोपालक, मालधारी और देवासी के नाम से जाने जाने वाली एक अति प्राचीन जाति है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? तो राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या होता है? नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री क्या कहलाता है? तो ओलंदी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब देखो कुछ और तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में कौन सा एग्जाम हुआ था आपका, शायद JN वाला हुआ या फिर कंप्यूटर वाला, उसमें पूछा गया था चिकनी कोतली क्या होती है। क्या पूछा गया था? चिकनी कोतली। चिकनी कोतली पूछा गया था। चिकनी कोतली जो होती है ना, सगाई के बाद वर को मुख्य रूप से गणेश चौथ पर या वधु को छोटी तीज या बड़ी तीज या गणगौर पर जो उपहार भेजे जाते हैं ना, उसे चिकनी कोतली के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया आपका। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ आपको, इकताई, ये सवाल भी आपका पूछा हुआ एग्जाम के अंदर कि इकताई क्या होता है। इकताई, ये इकताई जो होता है ना आपका, इकताई ये क्या होता है? इसमें वर वधु के जो शादी के जोड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें दर्जी नाप लेता है, यानी जो ड्रेस होती है ना वर वधु की, वो इकताई कहलाती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा मुगधना, ये आपका पूछा हुआ सवाल है। विवाह के भोजन पकाने के लिए जो काम में ली गई जो लकड़ियां होती है उसे मुगधना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मुगधना के नाम से जाना जाता है। अब देखो एक बार आपका पूछा था बान बैठना क्या होता है। बान बैठना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये बान बैठना क्या होता। तो ये हो गया आपका बान और ये बैठना, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बान बैठना, बान बैठना जो होता है, लग्न पत्र पर पहुंचने के पश्चात वर और वधु के परिवार वाले अपने घरों में वर वधु को चौकी पर बिठाकर गेहूं, आटा, घी, हल्दी के घोल को इनके बदन पर मलते हैं, जिसे पीटी करना कहते हैं। इस क्रिया को बान बैठना या वर या वधु के मेहमान अपनी सामर्थ्य के अनुरूप रुपये देते हैं, जिसे बान देना कहते हैं। क्या कहते हैं? बान देना। तो समझ में आ गया होगा आपका बिल्कुल। इसके अलावा देखो मैं एक बात कर लेता हूँ। एक सवाल पूछा था बत्तीसी नूतना क्या होता है। तो वर वधु की माता अपने पीहर वालों को जो निमंत्रण देने में पूर्ण सहयोग की कामना प्राप्त करने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बत्तीसी नूतना कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका बिंदोला या बनोला। बिंदोला या बनोला, इसमें क्या होता है? परिवार के सभी लोग बनोला देने वाले यहाँ खाने आते हैं, इसे बनोला कहा जाता है आपको, ठीक है। बनोला परिवार के रिश्तेदार या मित्र देते हैं आपके। कौन देते हैं? परिवार, मित्र और रिश्तेदार। इसके अलावा एक होता है आपका बरोटी। बरोटी क्या होता है? विवाह के बाद जो वधु के स्वागत में जो भोजन दिया जाता है, जो भोज दिया जाता है, उसे बरोटी के नाम से जाना जाता है। एक आपका होता है हिरावणी। विवाह के समय नव वधु को जो दिया जाने वाला जो कलेवा होता है, सुबह का नाश्ता, उसे कहते हैं हिरावणी। एक आपका होता है रियाण। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों का मान मनोबल करना, ये रियाण कहलाता था आपका। क्या कहलाता? रियाण, ठीक है। इसके अलावा देखो और तथ्य मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक होता आपका खोल्या। शेखावटी के ठिकानों के कामदार मुसलमान थे और इनके विवाह के समय ससुराल में वधु को खोल्या रखने का एक दस्तूर होता था। वधु को ससुराल के किसी मोजिज व्यक्ति को खोल्या रखकर, यानी गोद में रख उसे पिता बना देते थे। इसका उद्देश्य ये था कि ससुराल में वह उसे अपनी बेटी के समान ध्यान से रखें। इसे कहते थे खोल्या। क्लियर हो गया आपका। तो ये सारी जो राजस्थान के रीति रिवाज थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी आपकी MP में, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ जो है, इनके बारे में अपन कुछ जान लें। राजस्थान का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ का जो संबंध है वो मारवाड़ के सालवा गांव से है, ठीक है। और ये जसवंत सिंह की सेना में रहते थे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तो अजीत सिंह की रक्षा के लिए इन्होंने राठौड़ और सिसोदिया संघ बनाकर मुगल बादशाह औरंगजेब से उनकी मृत्यु तक संघर्ष किया था। ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, औरंगजेब के खिलाफ शहजादे अकबर की मदद की और उनके बेटे और बेटी यानी बुलंद अख्तर और सफियातुन्निसा को इस्लामी शिक्षा देकर दोस्ती का धर्म भी निभाया, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु होगी थी उज्जैन MP के अंदर हुई थी, वही इनकी छतरी बनी हुई है आपकी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोजी को समाधिस्थ किया गया था, कब कहाँ किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। मुकाम,
पीपासर, लालासर और जांगलू। तो देखो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्हें समाधि कहा ली थी, तो इसका जो 12वें का सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है मुकाम में, कहा ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ नए और तथ्य आपसे शेयर कर लेता हूँ, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो भी तथ्य बने, कौन से, संत जम्बोजी से तो आप सारे सवाल अच्छे से कर सको, इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बन जाए। तो देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इनका जो जन्म हुआ था वो पीपासर नागौर में हुआ था। इनका मूल नाम जो था बचपन का वो धनराज था। ठीक है, इनके पिता का नाम लोहट जी था, माता का नाम हंसा देवी था। 29 नियम इन्होंने बनाए थे। ठीक है, और इन्हें पर्यावरण के वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इनको गहला और गूंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। 1485 में समराथल बीकानेर में विष्णुई समुदाय की स्थापना करी थी इन्होंने, और 1528 में मुकाम गांव बीकानेर में इन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, और इनके जो उपदेश स्थल होता है उसे संथारी कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात कर लूँ तो जन संहिता, जम सागर, शब्दावली, धर्म प्रकाश, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, जम्बोजी के प्रमुख 8 धाम है जो आपको याद रखने हैं। एक तो आपका पीपासर नागौर, दूसरा आपका रामडावास जोधपुर, तीसरा मुकाम बीकानेर, चौथा लालासर बीकानेर, पांचवा जाम्बा जोधपुर, छठा रोटू नागौर, सातवां जांगलो बीकानेर, आठवां लोधीपुर यूपी। लोधीपुर यूपी, ये 8 धाम है जो कि इनके प्रमुख धाम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिट्ठू महाग के जो रावण है किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है, ये आपको बताना है। तो देखो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिट्ठू महाग के जो रावण है, ठीक है, वो किसकी वीरतापूर्ण कार्य, तो गोगा जी के। ठीक है, गोगा जी की बात कर लो तो गोगा जी का जन्म ददेर व चूरू में हुआ था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और गजनवी ने उन्हें जहार पीर की उपाधि भी दी थी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। कौन सी उपाधि दी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। जहार पीर की जो उपाधि दी थी ना, वो किसने दी थी, तो वो दी थी महमूद गजनवी ने। इसके अलावा गायों की रक्षा करते हुए अपने चचेरे अर्जन और सर्जन के खिलाफ ये मारे गए थे। ठीक है, उन्हें एक भगवान के रूप में पूजा जाता है जो सांप से रक्षा करता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा देखो शीर्ष मेडी आपकी ददेर व चूरू में बनी हुई, दुर्मेडी आपकी गोगा मेडी का जो मंदिर, गोगा मेडी के मंदिर को दुर्मेडी कहा जाता है। गोगा मेडी के मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ। ठीक है, और इस मंदिर पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आपका। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, राजमती। ठीक है, ये बिसलदेव जो रासो है ना, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, तो वो आपके जो रचनाकार है वो है नरपति नालय। कौन है भाई, नरपति नालय। ठीक है, आपको याद रखना नरपति नालय। क्लियर। दूसरा मैं बता दूं तो बिसलदेव रासो जो है 4 खंडों में बटा हुआ। कितने खंडों में बटा हुआ, 4 खंडों में बटा हुआ। प्रथम खंड में क्या है, तो मालवा के परमार भोज की पुत्री राजमती से विवाह का वर्णन आपको मिलता है। दूसरे खंड में जब राजमती रूठकर उड़ीसा चली जाती है तो उसका वर्णन आपको मिलता है। तीसरे खंड में राजपति का जो विरह वर्णन आपको मिलता है। कौन सा वर्णन, विरह वर्णन यानी दुख। और चौथे खंड में भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आना, ये चौथे खंड में इसका आपको वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पछेवड़ा क्या है, पगड़ी, आभूषण, ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र और एक रस्म। तो ये जो है आपका ओढ़ने वाला एक मोटा वस्त्र होता है। देखो मारवाड़ में हमारे क्या होता है, अगर आप राजस्थान में अगर जोधपुर साइड रहते हो तो देखो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब सर्दियाँ होती है, सर्दियों में जब क्या होता है ज़्यादा ठंड लगती है तो एक बिस्तर के अंदर एक मोटा कंबल लेकर बिस्तर को और उस कंबल को साथ में ओढ़ते हैं जिससे कि सर्दी नहीं लगती। उसे हम पछेवड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पछेवड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट तथ्य आपसे शेयर कर लेता हूँ कि पोतिया क्या होता है। पोतिया तो भील पुरुषों द्वारा जो पगड़ी के स्थान पर बांधे जाने वाला जो मोटा वस्त्र होता है उसे पोतिया के नाम से जानते हैं अपन। ठीक है, दूसरा चोगा। चोगा क्या होता है, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, उसे चोगा कहा जाता है।
इसके अलावा देखो एक होता है ब्रिजेस या ब्रिचेस, चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है, जो पुरुषों की कमर के नीचे का वस्त्र होता है, उसे कहते हैं ब्रिजेस। एक आपकी होती है गुग्गी, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है भाई, गुग्गी ये क्या होती थी पुराने टाइम की, इसे बरसाती यानी रेनकोट के नाम से जाना जाता था। ये ऊन का बना हुआ होता था और इसे ओढ़ने के बाद एक बूंद अंदर नहीं आती थी, ठीक है, एक बूंद भी अंदर नहीं आती थी, और बरसा के बचाव होते इसे ओढ़ा जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो बचेवड़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया ना, मोटा सूती कपड़ा होता है। इसके अलावा एक होता है आपका आत्मसुख, सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख कहलाता था। और सबसे पुराना आत्मसुख आपको सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ मिलेगा अभी भी। इसके अलावा एक आपका होता है पटका। पटका क्या होता है, जिसे कमरबंद भी कहा जाता है। तो जामा और अंगरखे के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र होता है, जिसमें तलवार या कटार घुसी होती है, उसे कमरबंद और पटका के नाम से जाना जाता है। एक आपका होता है अंगोछा, तो आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है, और केरी बात का अंगोछा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आपका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन ये आ गया अपना, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। तो हाल गुरु जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो हाल गुरु जो आपको कहा जाता है महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इनकी सारी उपाधियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक आपकी होगी दान गुरु, एक आपकी होगी हाल गुरु, एक आपकी होगी परम गुरु, एक आपकी छाप गुरु, एक आपकी शैल गुरु, एक आपकी राय रासण, एक आपकी राणो रासे, एक आपकी हिंदू सुल्तान, एक आपकी महाराजा धीराज, एक आपकी महाराणा राजगुरु, एक आपकी नरपति, एक आपकी अश्वपति। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, एक आपकी होगी अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी होगी भाई, अभिनव भट्टाचार्य। ये संगीत ग्रंथों के रचयिता, इसलिए इसी कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। हाल गुरु शैल गुरु क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ी दुर्गों के विजेता। नरपति क्यों कहा जाता है, नरपति की जो उपाधि क्यों दी गई, तो मनुष्यों में श्रेष्ठ। छाप गुरु, छापामार युद्ध करने वाला छाप गुरु। इसके अलावा राणो रासो या राय रासण या राय रासो, विद्वानों का आश्रयदाता। अश्वपति, कुशल घुड़सवार। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम शासकों द्वारा जो उपाधि दी गई थी वो हिंदू सुल्तान थी आपकी। कौन सी थी, हिंदू सुल्तान थी। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो महाराणा जो कुंभा थे ना, वो कुशल संगीतज्ञ थे। उसे अभिनव भट्टाचार्य और वीणा वादन में प्रवीणयन की विरुद्ध उपाधि प्राप्त थी। इनके जो संगीत गुरु थे ना महाराणा कुंभा के, वो सारंग व्यास थे। कौन थे, सारंग व्यास। और स्वयं महाराणा कुंभा जो है वीणा बजाते थे, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ। इसके अलावा इनके ग्रंथों की बात कर लो तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, संगीत क्रम दीपिका, सूड प्रबंध यानी सुधा प्रबंध, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने पहले भी बताया था, संगीत राज जो है 5 भागों में बटा हुआ, ठीक है। कौन कौन से, पाठ्य रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। इसके अलावा देखो एक टीका लिखा गया था, रसिक प्रिय टीका। वैसे गीत गोविंद टीका किसने लिखा था, जयदेव ने लिखा था, लेकिन इसके ऊपर जो टीका लिखा था ना रसिक प्रिय, वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ इनका नहीं है, ये सारंग देव का, ठीक है, जिसके ऊपर टीका लिखा था महाराणा कुंभा ने। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र 1975 में इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखो जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में की गई। कहाँ की गई भी, बीकानेर के अंदर की गई। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में की गई। और कहाँ की गई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बीकानेर के अंदर की गई थी। कहाँ की गई, बीकानेर के अंदर। देखो उस्ता कला से जो संबंध है ना, उस्ता कला का जो संबंध है वो हिसामुद्दीन उस्ताद है। और उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है, आपके बीकानेर की बहुत प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा देखो हिसामुद्दीन उस्ताद को इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया, आपको याद रखना 1986 में दिया गया। कब दिया गया, 1986 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और वर्तमान में जो इस कला के जो कलाकार है वो कौन है, तो आपको याद रखना है इनके पोते हैं जमील उस्ता। कौन है भाई, जमील उस्ता। वापस से बता रहा हूँ, वर्तमान कलाकार जमील उस्ता है,
ठीक है, जिन्हें 2 बार राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के सदस्य भी रह चुके हैं, इस कला में नए आयाम खोजने में जुटे हुए। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, ये सेंटर आपको याद रखना, उस्ताद कैमल हाइड सेंटर 1975 में इसकी स्थापना हो रही है, बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शांता गांधी के द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवाई शैली। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देखो, अगर शांता गांधी आया तो इसके बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। शांता गांधी के बारे में, प्रसिद्ध रंगमंच और निर्देशक शांता गांधी भवाई नाटक शैलियों से जुड़ी हुई है। ठीक है, शांता गांधी का जो जन्म हुआ था वो मैं बात कर लूँ तो 1912 में हुआ था। ठीक है, भारत की नहीं, ये महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली। ठीक है, इसके अलावा देखो 1982 से 84 तक ये NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली की चेयरमैन भी रह चुकी है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 1984 में। और भवाई शैली में लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक जो कि शांति गांधी का, कौन सा? जसमा ओडन। वापस से बता रहा हूँ, जसमा ओडन बार बार पूछा जाता है। जसमा ओडन का जो संबंध है भवाई नृत्य से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। भीलवाड़ा चित्तौड़ राज संबंध किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में आता है। कौन से में आते हैं? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा हुआ है? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश में राजस्थान को बांटा हुआ। क्लियर हो गया आपका। इसके अलावा देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ जो कि एग्जाम में बने हुए भी है और बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखो राजस्थान का जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है ना, वो कौन सा है? तो आपको याद रखना फर्स्ट सी है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश जो है फोर्थ बी है। कौन सा आपका? फोर्थ बी। ठीक है, फोर्थ बी है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं अपन। सर्वाधिक पशुधन वाला राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो ये जो है आपका फर्स्ट ए है। कौन सा है अभी? फर्स्ट ए है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा राजस्थान में पशुधन का है तो बाड़मेर और जोधपुर में। तो ये कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? फर्स्ट ए में आते हैं, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ, जो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है ना फर्स्ट सी, इसमें कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं? तो इसमें देखो आपका एक तो जैसलमेर, एक बीकानेर, एक चूरू शामिल किया जाता है। ठीक है, कौन सा? और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 7.7 लाख हेक्टेयर है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट तथ्य शेयर करता हूँ। बाड़मेर जिला राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो जो सबसे पहले मैंने आपसे बात करी कि फर्स्ट ए के अंदर एक तो आपका बाड़मेर और जोधपुर जिले का पश्चिमी शुष्क मैदान फर्स्ट ए के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर करता हूँ। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा प्राप्त करता है वो कौन कौन सा है? तो देखो मैं आपसे बता देता हूँ। एक तो आपका हो गया फिफ्थ, एक तो ये सबसे ज़्यादा फिफ्थ, और एक आपका फोर्थ बी, ये सबसे ज़्यादा बरसात प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में मुख्य गन्ना और कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है, ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? बिल्कुल फर्स्ट बी। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट बी हो जाएगा। फर्स्ट बी में कौन सा आता है? तो फर्स्ट बी में आपका आता है सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें 2 जिला आपके आते हैं, एक तो हनुमानगढ़, एक आपका गंगानगर। ठीक है, सर्वाधिक गन्ना और कपास का उत्पादन जो होता है वो फर्स्ट बी के अंदर होता है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुख रूप से की जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। कौन सा भाई? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, यानी फिफ्थ वाला जो है आपका आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जो कि हाड़ौती का क्षेत्र आता है उसमें। ठीक है, उसमें सोयाबीन की खेती आपकी की जाती है। इसके अलावा देखो निम्न मतलब कि
कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो बाजरा जो सर्वाधिक बोया जाता है वो कहाँ बोया जाता है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर। कौन से में? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर सर्वाधिक आपका बाजरा बोया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। फर्स्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ए की। ये जितने भी सवाल बता रहा हूँ ना, ये सारे आपके एग्जाम में बने हुए, इसलिए मैं कि ये एग्जाम वापस से रिपीट हो तो आप अच्छे से कर सको। 2022 में आया हुआ लेब वाला बताता हूँ मैं। निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु में किन्नू की पैदावार की जाती है? तो अब आपको याद होना चाहिए किन्नू कहाँ होता है। किन्नू होता है हनुमानगढ़ गंगानगर में, लेकिन कौन से जलवायु खंड में आएगा ये आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट बी में आता है। किस में आता है? जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट बी के अंदर होता है। और किन्नू की पैदावार जो होती है हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर आपकी होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सॉरी गाइज, हाँ ये कौन सा था अपना? 19 के बाद 20 पाएंगे अपन। ये आ गया आपका 20। रूपनगढ़, मेंथा, खंडेला नदियाँ अपना जल किस झील में जमा करती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांबर में। देखो सांबर में 5 नदियाँ अपना पानी लाती है। एक तो आपकी होगी मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंढा। ठीक है, ये 5 नदियाँ आती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये जयपुर जिले की फुलेरा तहसील में सांबर झील आपकी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपकी बात कर लेता हूँ, सांबर झील राज्य की सबसे बड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, और राजस्थान की देश की दूसरी सबसे बड़ी और पहली सबसे बड़ी देश की कौन सी? तो चिल्का झील है। ठीक है, यहाँ कितना नमक उत्पादन होता है? तो 8.7% नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, और ये हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना के द्वारा झील में उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, नमक उत्पादन का। इसके अलावा देखो सांबर को 1990 में रामसर साइट भी घोषित किया गया था। राजस्थान में 2 रामसर साइट, एक तो आपका सांबर, एक केवलादेव। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये जो सांबर झील है जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा को स्पर्श करती है आपकी। ठीक है, इस झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर है और संत हिसामुद्दीन है उनकी दरगाह बनी हुई है। क्लियर। और इसी झील को देवयानी तीर्थ के नाम से, इसी झील के किनारे देवयानी तीर्थ आपका बना हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। चांद तैयब राम सिंह भाटी, साहिबा उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, सिरोही, नागौर और अजमेर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो देखो अजमेर शैली के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ कुछ। देखो राजस्थान में विश्व विख्यात लघु चित्र शैलियों में अजमेर शैली का नाम जो है उल्लेखनीय है। ठीक है, अजमेर के लघु चित्र शैली में अन्य और विशेषता है जिसे राज्य के संरक्षण में पलने के साथ साथ आम आदमी के सहयोग से विकसित हुई है। राजमहल के साथ साथ गरीब की झोपड़ी तक इस शैली का उल्लेखनीय कृतियों का निर्माण हुआ है। इस शैली को विभिन्न धर्मावलंबी ने अपनाया है और पल्लवित किया। अजमेर की लघु चित्र शैली की पहचान उसमें आकर्षक चित्र, सुडौल, कोमलांगी, सुंदर महिलाएं, लंबे तगड़े विरोचित गुणों वाले शोभाशाली पुरुष है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो यहाँ पुरुषों की जो आंखें वो गोलाकार है, जुल्फे लंबी है, मूछें बाकी है, छल्लेदार है। इनके चेहरे पर दाढ़ी बहुत कम दिखाई गई है। कमरबंद और पायजामा के साथ साथ पुरुषों को जर्री जामा पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो यहाँ आभूषणों में क्या क्या दिखाया गया आपको। एक तो तुर्रा कलंगी, सरपेच, मोतियों का हार जो कि चित्र में चित्रित किए है। ये आभूषणों के साथ इन पुरुषों का चित्र बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आज आपके साथ जो इम्पोर्टेंट सारी शैलियों के जो चित्रकार है उनके बारे में बताने वाला हूँ, जो मेन जो चित्रकार पूछे जाते हैं। किशनगढ़ शैली में आपका निहाल चंद, अमरचंद, धन्ना, छोटू और लाडली दास। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार भाटी देवदास, भाटी शिवदास और भाटी किशनदास। इसके अलावा मैं बात कर लूँ नाथद्वारा शैली में खूबीराम, घासीराम, पुरुषोत्तम और रेवाशंकर। मेवाड़ शैली के प्रमुख एक तो गंगाराम, करपैराम, साहिबदीन, मनोहर और नासिरुद्दीन। अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार गुलाम अली, शालिग्राम, नंदराम, बलदेव, जमुनादास, डालचंद और छोटूलाल। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे? रामलाल, अहमद अली, श्रीकृष्ण और सुरजन। और जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्रकार है कौन कौन है? तो शालिग्राम, लक्ष्मण राम और साहिब राम। कोटा शैली की मैं बात कर लूँ तो गोविंद, लक्ष्मी नारायण, लालचंद और रघुराम दास। ये प्रमुख आपके जो चित्रकार थे, सभी शैलियों के चित्रकार मैंने आपको बता दिए। और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है कि वर्तमान में चित्रकार ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, इसको सम्मिलित करना आपको। ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर,
शीतला माता का मंदिर, जीर्ण माता का मंदिर, संचय माता का मंदिर। देखो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर पड़ता है सोरसेन 12 में पड़ता है आपका, क्लियर हो गया। शीतला माता का मंदिर आपका चाकसू जयपुर में पड़ता है। जीर्ण माता का मंदिर आपका रेवासा सीकर में पड़ता है। संचय माता का मंदिर आपका ओसिया जोधपुर में पड़ता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुशीर वाद्य कौन सा है, तो सुशीर वाद्य जो है आपका अलगोजा है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो राजस्थान में जो वाद्य यंत्र है उनको 4 श्रेणियों में बांटा है, तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य। तत्वाद्य जो कि तारों का बना होता है, सुशीर वाद्य जो कि फूंक देके बजाए जाते हैं, अवनद वाद्य जो कि चमड़े के बने होते हैं, और घन वाद्य आपके धातु के बने होते हैं। सबसे पहले तत्वाद्यों की बात कर लेता हूँ। तत्वाद्य में कौन कौन सा आपका इकतारा, सारंगी, रावण हत्ता, कामायचा, तंदूरा, जंतर, भपंग, रवाज, रबाब, चिंकारा, सुरिंदा, दुकाको। सुशीर वाद्य की बात करता हूँ तो अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, शंख, सिंगी, बाकिया, मसक, भूंगल, सतारा, नागफणी, नड, मोरचंग, करना, तुरई, मुरला, सह और सुरनाई। अवनद वाद्य यंत्र जो कि चमड़े के बने होते हैं, ढोल, डाक, ढोलक, डमरू, डफ, मांदल, मृदंग, पखावज, नगाड़ा, चंग, खंजरी, तासा, दोसा, दमामा, टामक और घेरा, ये आपके हो गए अवनद। घन वाद्य यंत्र की बात कर लेता हूं मैं तो मंजीरा, जांज, थाली, चिमटा, घंटा, झालर, घुंघरू, भरनी, गड़ा, करताल, खड़ताल, रमजोड़ और गुरालियो, ये आपके घन वाद्य यंत्र है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमीर खुसरो की किस कृति में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभोर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? किरान उस सदायन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आसिका। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर कर लेता हूँ कि जो अमीर खुसरो की प्रमुख जो रचनाएं हैं ना उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो एक तो हो गया आपका किरान उस सदायन, एक रचना होगी। दूसरी आपकी रचना होगी मिफ्ता उल फुतू। तीसरी जो आपकी रचना होगी खजाइन उल फतू। और चौथी जो आपकी रचना होगी कौन सी होगी, आसिका। ये जो चारों रचनाएं ये अमीर खुसरो की है। इसके अलावा दो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो रचना एक और रचना है आपकी नू। देखो कौन सी रचना है, नू सीपीहर, नू सीपीहर, ठीक है। ये रचना भी किन की है, तो अमीर खुसरो की है। और एक आपकी जो है तुगलक नामा, कौन सी, तुगलक नामा, ठीक है। 4-6 आपको रचनाएं बताई मैंने अमीर खुसरो की। किरान उस सदायन, मिफ्ता उल फुतू, खजाइन उल फुतू, आसिका, नू सीपीहर और तुगलक नामा। ये जो रचनाएं ये सारे किसकी है, तो अमीर खुसरो की है आपकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, सही सुमेलित। अलाही दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी सही सुमेलित। जौनपुर नगर फिरोजशाह तुगलक के द्वारा बसाया गया। श्रीनगर ये आपका इल्तुतमिश ने नहीं बसाया। श्रीनगर किसने बसाया था, श्री जो बसाया था ये किसने बसाया था, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया था। श्रीनगर कहाँ पड़ता है, दिल्ली के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, दिल्ली में आपका पड़ता है। अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है, तो ये खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये गुप्त काल का नहीं है, ठीक है। बाकी बुमरा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका, ये गुप्त कालीन है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भी आपका मध्य प्रदेश में। खजुराहो का कंदरिया महादेव ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन ये तीनों जो है आपके गुप्त कालीन है, और ये खजुराहो जो है आपका गुप्त कालीन मंदिर नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1540 में जब हुमायूं को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर दूसरा अफगान राज स्थापित किया गया था, जबकि पहला जो अफगान राज स्थापित किया गया था वो बहलोल लोदी ने किया था। किसने किया था भाई, बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसने लिखी,
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसी द्वारा लिखी गई, तो ये GN शर्मा के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? GN शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, यानी मध्यकालीन जो राजस्थान का विवरण मिलता है आपको GN शर्मा की बुक में मिलता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं गाइज। ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है, ये आपको बताना है। तो ओगनिया आपका जो पहना जाता है कमर में, हाथ में, कान में और गले में। तो ओगनिया आपका कहाँ पहना जाता है? तो ओगनिया जो आपका पहना जाता है बिल्कुल कान के अंदर पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ में कान के जितने भी आभूषण उन सब की मैं बात आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि कान के जितने भी आभूषण है सारों आपको याद होना चाहिए। कोई सा भी अगर आभूषण पूछे तो आपको याद हो कि ये कान वाला आभूषण है। सबसे पहले आपका कर्णफूल, पीपल पत्रा, अंगूठिया, लटकन, बाली, टॉप्स, सुरलिया, मोरफेवर, बारेट, ओगनिया, कुंडला, लूंग, बचूरिया, टोटी, जमेला, कोकरू, कुड़कली, खींडली, गूदड़ो, छेलकड़ी, जूटनो, ठोरियो, डरगली, बूजड़ी, माकड़ी, मुर्की, वेडलो, संदोल, सुरगवाली, ये सारे जो आभूषण है आपके कान के आभूषण है, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं नाक के आभूषणों की भी बात कर लेता हूँ। नाक के जो प्रमुख आभूषण कौन कौन से आपके? नथ, बारी, कांटा, भोगली, बुल्लाक, लटकन, चोप, कोको, खीवण, नकफूल, नकेसर, वेण, वेसरी, बलनी, लौंग, ठीक है। ये जो आभूषण बताए मैंने सारे आपके नाक के आभूषण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो गलियाकोट जो स्थित है वो माही नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो गलियाकोट की जो दरगाह है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में एक छोटा सा कस्बा है जो कि माही नदी के किनारे बसा हुआ है। 12वीं शताब्दी में भीलों ने एक छोटे से गांव के रूप में इसे बसाया था। उस समय यह गांव के चारों ओर से 4 दीवारों से घिरा हुआ था, जिसकी जीर्ण शीर्ण अंश आज भी इस बात के सबूत है। कभी ये बड़ा किला रहा होगा, आज ये एक अच्छा खासा कस्बा बन गया है। इसी कस्बे के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर फकीर सैयद फखरुद्दीन का मज़ार स्थित है, जो कि सिया संप्रदाय के बोहरा मुसलमानों का बड़ा ही धार्मिक स्थान है, सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। इसी स्थान पर पीर फखरुद्दीन के शव को दफनाया गया। बाद में पीर फखरुद्दीन की कब्र पर उनके मानने वाले समुदाय के लोगों ने मज़ार बनाकर एक दरगाह का रूप दे दिया, जो आगे चलकर गलियाकोट दरगाह के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसे मज़ार फकरी के नाम से भी जाना जाता है। आज भी बड़ी संख्या में उनके मानने वाले या जियारत करने वाले आते रहते हैं और वर्ष में एक बार पीर फखरुद्दीन की दरगाह पर उर्स का आयोजन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। 30 क्वेश्चन बहुत हो गए, लगभग अपनी 1 घंटे की क्लास हो चुकी होगी। तो अगला जो ये पेपर बचा है इसका अपन कल सॉल्यूशन देख लेंगे। बहुत शानदार पेपर था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आए थे। तो आज के सेशन को यही समाप्त करना चाहेंगे। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। धन्यवाद।